हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने CBSE ATC क्लासेस के नए वीडियो पे। क्लास 8th वालों, आपके लिए आज आपका चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम NCERT की हेल्प से उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, फिर चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो से रिलेटेड आपके चैप्टर होगा तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होते क्या हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जो सारे के सारे जीव जो हमारे आसपास मौजूद तो हैं लेकिन हम उनको नॉर्मली नहीं देख सकते, मतलब अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमारे को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कह देते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट आ जाता है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई कर रखा है 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर। अब वो 4 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, देन आता है फंजाई या फिर फंगी, फिर आता है हमारा प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, लास्ट हमारा एल्गी। ये 4 होते हैं। चारों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, नेम द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अक्सर पेपरों में देखने को मिलने वाला है। हाँ, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो MCQ में पिछले साल बना था और कई बुक्स में दे भी रखा है MCQs में, ये तो वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। वायरस को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वायरस भी तो हमारे आसपास है और इनको भी तो हम नहीं देख पाते हैं। तो वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक तो है, मतलब कि है तो ये माइक्रोस्कोप में देखने वाली, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये थोड़े से अलग होते हैं बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे? दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे, एक अपने आप अपने जो नए हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस जो करते हैं ये, तो ये ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर में ये करते हैं। इसीलिए इनको हम अलग रखते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है। तो यही टॉपिक आ जाता है कि कौन से ऐसे वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी होस्ट के अंदर रह करके अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंसिडर्ड इन द 4 मेजर ग्रुप्स। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, ये इसका रीज़न है कि वायरस को हम अलग क्यों रखते हैं, चाहे इसके बारे में कि होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये बन जाता है सीरियस डिसीज लाइक पोलियो और चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरस। कुछ सीरियस डिसीज़ का नाम दे रखा है जिसमें हमारा पोलियो और चिकन पॉक्स का नाम दे रखा है। ये दोनों की दोनों बीमारी जो होती है हमारी वायरस से ही होती है। इसके बाद हम आगे देखें अगर, देन डिसीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ वेयर हैज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। डाइसेंट्री और मलेरिया जो बीमारी होती है हमारे प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और वहीं पर हमारा जो टाइफाइड या फिर जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये हमारी बैक्टीरियल डिसीज यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में बन के आ जाते हैं हमारे पास। हाँ, ये बैक्टीरिया के हमारे को इमेज दे रखी है क्योंकि बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। बैक्टीरिया का कोई पर्टिकुलर नाम वगैरह हमें अभी नहीं बता रखा है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा यहाँ पे है एल्गी। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में हमारे को 2 नाम भी दे रखे हैं। एक दे रखा है हमारे को क्लैडीमोनास और वहीं दूसरा हमारे को दे रखा है स्पाइरोगाइरा। ये दोनों नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट इसका फिगर बना के आ जाता है और हमसे पूछा जाता है नेम दिस ऑर्गेनिज्म, या फिर कौन से ग्रुप से इन्वॉल्व है ये बताना पड़ता है। तो क्लैडीमोनास और जो हमारे स्पाइरोगाइरा को आप याद कर सकते हैं, ये साड़ी का डिज़ाइन होता है, और ये हमारा क्लैडीमोनास है, या अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे माउस की तरह, जो कंप्यूटर के लिए हम माउस यूज़ करते हैं माउस की तरह। तो ये दोनों हमारे एल्गी ग्रुप के आते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है अमीबा और पैरामीशियम।
ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो प्रोटोजोआ के हैं। अब आप अपने लिए इसको कैसे भी कोई भी हिंट बना करके याद कर सकते हैं। पैरामीशियम जो होता है, मैं तो सिंपल कहूँगा, जो शादी के जूते होते हैं वो पैरामीशियम की तरह होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी प्रकार का ये बना हुआ है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ता हूँ मैं फंजाई में। तो फंजाई में सबसे पहले हमारा नाम आता है ब्रैडमोल्ड का, फिर आता है पेनिसिलियम का, एंड देन आता है हमारा एस्परगिलस का। ये 3 नाम हमारे को दे रखे हैं हमारे फंजाई ग्रुप के, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे को क्या दे रखा है। वहीं अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे को सबसे पहले हमारे को दे रखा है वायरस की कुछ इमेजेस दे रखी है। वायरस का भी कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिखा रखा, वायरस की भी इमेजेस ऐसी बना के दिखा रखी है। अगर इस प्रकार का इमेज देकर हमसे पूछे कि नेम दिस, तो आपको बताना है वायरस के बारे में, वायरस है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं तो दिल्ली में तो जो सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जारी करा था पिछले साल, इस साल का तो अभी आया नहीं है, अभी मई तक में, मई जून तक में। लेकिन पिछले साल वाले में क्लियरली दे रखा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रहते कहाँ पे है। तो उससे पहले हमारे को एनसीईआरटी वालों ने कुछ चीज़ें दे रखी है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर कहाँ रहते हैं वो भी पढ़ लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, ये उनके एग्जाम्पल हो गए जो सिंगल सेल, मतलब उनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है। वहीं अगर मल्टी सेलुलर की बात करें और मल्टी सेलुलर, माइक्रो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। उदाहरण के लिए कई प्रकार के एल्गी, मतलब कुछ एल्गी हमारे यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, और कुछ हमारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और कुछ फंजाई, ठीक। अब कहाँ पे रहते हैं इसकी बात कर लेते हैं हम। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सीधा आपको यहीं से क्लियर हो गया, हर प्रकार के इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, फिर चाहे वो आइस कितना ठंडा हो या फिर हॉट स्प्रिंग की तरह का क्यों ना हो। एंड डेजर्ट एंड मार्शी लैंड, फिर चाहे वो डेजर्ट हो या फिर मार्शी लैंड हो, हर जगह हमारे को देखने को मिल जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये जो होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, मतलब जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस में भी देखने को मिल सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक सेकेंड, अभी हम यहीं पे थे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्री, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो होते हैं, और वहीं कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली ग्रो हो रहे होते हैं, मतलब बिना किसी सहारे के ग्रो हो जाते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा रिश्ता कैसा है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन वेज वेयर आर सम अदर आर हार्मफुल कोज डिसीज, कुछ जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होते हैं, वहीं कुछ जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल या फिर डिजीज़ कोज होते हैं, मतलब कि इनसे बीमारियां भी होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब कि यही है कि अब हमने जान लिया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और हमारे लिए बेकार भी हैं, तो अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार अच्छे हैं और किस प्रकार बेकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार हमारे लिए फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली के अंदर हमारे आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास यूज में आते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, कई सारे पर्पस के लिए, मतलब कई सारे कारणों के लिए, कई सारी चीज़ों में हमारे उपयोग में आते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इनका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और केक बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है सिंस एजिस, काफ़ी समय से। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, इनका यूज़ हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को क्लीनिंग में भी होता है, किस प्रकार होता है वो देखने वाले हम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन ऑफ एनिमल फीसिस आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, दे रखा है जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल, एनिमल के जो बचे कुचे होते हैं, फीसिस मतलब फीसिस मटेरियल, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, इनका तोड़ने का काम और इसका यूजेबल सब्सटेंस बनाने का काम भी बैक्टीरिया से ही होता है।
कैसे होता है, जब आप केले वगैरह का छिलका या फिर सब्जी का जो छिलका होता है, इसको गांव वगैरह में देखा होगा, खाद वगैरह बनाने में यूज़ लेते हैं, खेत वगैरह में डाल देते हैं, कुछ समय बाद ये खाद बन जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो इनका खाद बनाने में हमारी मदद करते हैं। रिकॉल डैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये भी याद रखिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका यूज़ किया जाता है, वो रिकॉल डैट बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को बनाने में, मतलब मेडिसिन को बनाने में कई सारे बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एंड इन एग्रीकल्चर दे आर आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। वहीं अगर हम अपने कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो इससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उर्वरकता भी बढ़ जाती है, मतलब जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो भी बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर। और बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा होता है। अभी हम आगे पढ़ लेंगे, नाम दे रखा होगा, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो फिक्स करने में मदद करवाता है हमारी, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड का यहीं से पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो होता है हमारा दही, इसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ के कर्ड। अपने क्लास 10th में है ना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड एंड बेस। अगर आपने क्लास 10 में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि कर्ड के अंदर हमारा लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया होता है जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसी बैक्टीरिया की मदद से दही बन पाता है, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो दही नहीं बन पाएगा। It multiplies in milk and convert it into curd। ये दूध के अंदर मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक से अधिक होता चला जाता है और दूध को दही बनाने का काम यही कर रहा होता है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है मेकिंग ऑफ चीज़ में भी, चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर आइटम, चीज़ बनाने में, अचार वगैरह बनाने में और कई सारी अदर फूड आइटम्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है, जो कि हमारे सूजी के इडली बनाने में और भटूरा बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो हमारा कर्ड होता है। कैन यू गैस वाई, क्या आप गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया और ईस्ट, ये हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ने वाले। फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज, चावल के इडली बनाने के लिए और डोसा का बैटर बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे को इस एक्टिविटी में उन्होंने वही करके दिखा रखा है कि आप ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और अपने मैदे को गूंद दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद मैदा आपका इस प्रकार रेज्ड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होता है काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है, देखो रैपिडली दे रखा मतलब काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। बबल ऑफ द गैस, मतलब कि इनके जो बबल्स होते हैं गैस, फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो डो होते हैं मतलब वही लोई कह सकते हो, या फिर जो हमारा आटा जो होता है ना गूंदा हुआ, उसके अंदर भर जाता है और इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब वो फूल सा जाता है, ठीक, जैसा कि हमारे को फिगर 2.6 में दिखा भी रखा है, ये रहा हमारा फूला हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। यही वो मतलब जरिया या फिर इसी के ऊपर बेस होता है यूज़ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का यूज़ किया जाता है जितने भी बेकिंग इंडस्ट्री, मतलब जो भी बेकरी वगैरह में जितने भी आइटम बनते हैं बेक करके, उन सभी में फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक, ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली मतलब कि कमर्शियल का मतलब हो जाता है वाणिज्यिक रूप से या फिर पैसे के रूप में किस प्रकार से यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है काफ़ी बड़े पैमाने, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के लिए। फॉर दिस पर्सन ईस्ट इज़ ग्रोन और नेचुरली शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वेट राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। इसके लिए जो हमारा जो ईस्ट होता है ना, इसको बनाया जाता है फ्रॉम द नेचुरल शुगर।
जो कि प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, अनाज में, लाइक बार्ली, वेट, राइस और क्रैश्ड फ्रूट जूसेस में, इनमें जो प्रेजेंट होता है उसकी सहायता से बनाया जाता है। ये एक्टिविटी में हमें दे रखा है, उसी एक्टिविटी का जो हमारा निचोड़ निकलता है ये निकलता है कि फर्मेंटेशन होता है क्या है। ठीक है, जब आप उस एक्टिविटी में हमें दे रखा है, एक बार देख ही लेते हैं एक्टिविटी काम की लग रही है। आप एक बीकर ले लीजिए 500 ml का और उसके अंदर पानी भर लीजिए। उसके बाद हमको कह रहा है डिजोल्व कीजिए 2 या 3 चम्मच ऑफ शुगर इन इट, 2 या 3 चम्मच शुगर ऐड कीजिए। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर ऑफ द शुगर सोल्यूशन टू द शुगर सोल्यूशन। इसके अंदर आप आधा चम्मच आपको कह रहा है ईस्ट पाउडर को ऐड कीजिए तो शुगर सोल्यूशन उसके अंदर। उसके बाद कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, गर्म जगह पे इसको कवर करके रख दीजिए फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब आप इसको सूंघ के देखिए। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई स्मेल मिली? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। कह रखा ये जो आपने महक सूंघा, ये जो महक था हमारा एल्कोहल का था जो कि शुगर के द्वारा बना, क्योंकि शुगर कन्वर्टेड इनटू शुगर एल्कोहल बाय ईस्ट, शुगर से एल्कोहल बना विद द हेल्प ऑफ या फिर बाय ईस्ट, ईस्ट की सहायता से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम कन्वर्जन कर रहे हैं शुगर का एल्कोहल में, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन पे ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। अक्सर देखा गया है तो लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी फर्मेंटेशन की इन 1857, 1857 में लुईस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन की खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दवाइयों के रूप में किस प्रकार यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो देख लेते हैं। तो व्हेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो होता है ना आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स और इंजेक्शन, कुछ कैप्सूल और कुछ इंजेक्शन भी देता है। सच एज ऑफ पेनिसिलिन, उनमें से कुछ होते हैं जिसको हम पेनिसिलिन भी बोलते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सोर्स होता है तो जहाँ से ये मेडिसिन बनते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। दिस मेडिसिन यहाँ से इंपॉर्टेंट भी है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये वो मेडिसिन होते हैं जो या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे को मतलब बीमारी हो रही है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देगी या फिर उसके ग्रोथ को रोक देती है, और इसी प्रकार की दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है डिफाइन एंटीबायोटिक एंड सम एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के समय की अगर हम बात करें दीज डेज, तो नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। कई सारे जो हमारे भी है ना एंटीबायोटिक्स ये बनाए जाते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी की सहायता से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थ्रोम्सिन आर सम ऑफ द, ये जो हमारे कुछ आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ये हमारे कुछ कॉमनली मतलब आमतौर पर सामान्य तौर पर जाने जाने वाले एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बने हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज़, और इसका यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट कह लो या फिर फॉर क्योर कह लो, वैरायटी ऑफ डिसीज़, कई सारी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। एंटीबायोटिक्स को हम मिक्स कर देते हैं जो भी फीड होता है पोल्ट्री वालों का, मतलब जो भी वो अंडे वगैरह वाले जो होते हैं उनके लिए, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, जिससे कि हम चेक कर पाते हैं कि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है एनिमल्स के अंदर, इसलिए भी। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, इनका यूज़ हम कई सारे प्लांट डिसीज़ में भी करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ये तो आ गए थे हमारे एंटीबायोटिक्स जो हमें मिलती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है?
वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वैक्सीन देखते हैं क्या है। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब भी कोई बीमारी कैरी करके मतलब माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर घुसा, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जो कोई भी अंदर आया उससे लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो होता है प्रोड्यूस करता है कुछ एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। और जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी ऑल्सो रिमेंबर, बॉडी ये जानता है कि कैसे हमें फाइट करना है द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। अगर ये दोबारा हमारे शरीर में एंटर हुआ तो इससे किस प्रकार लड़ना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई वीकेंड कमज़ोर माइक्रोब्स या फिर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, मतलब कोई वीकेंड मतलब कि कोई कमज़ोर माइक्रोब्स हमारे बॉडी में अंदर एंटर करता है, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो हमारा जो शरीर होता है सूटेबल मतलब जो भी वहाँ पे ज़रूरत है जिस एंटीबॉडीज़ को, उसको प्रोड्यूस करता है और वो इससे तुरंत फाइट करता है और उसको ख़त्म करता है, किल करता है। द antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever। अब ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और ये हमारे को इनसे बचा रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क, यही है जो हमारा वैक्सीन का काम होता है, जैसे वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि हमारा कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, इन सभी का बचाव जो होता है हमारा वैक्सीनेशन से ही होता है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने खोजी थी और कब खोजी थी। तो एडवर्ड जेनर ने हमारी डिस्कवरी की थी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की इन 1798। 1798 में हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे देखते हैं। इन योर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। आपने बचपन में कई सारे इंजेक्शन लिए होंगे जिसका मोटिव ये होता है कि आपको बीमारी से बचाएगा। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज, क्या आप लिस्ट बना सकते हैं इन बीमारियों के। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का मदद ले सकते हैं इसको करने के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को बचाया जाए इन डिसीज़ से। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, जो भी नेसेसरी मतलब कि जो भी ज़रूरत की वैक्सीन्स होती है ये अवेलेबल होते हैं हमारे नियर बाय हॉस्पिटल में। आपके घर के आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे इन सभी में ये अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव बीन seen the advertisement of TV and newspaper regarding protection of children against the polio under the polio पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने टीवी पे भी कई बार ये ऐड सुना होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, कि पोलियो की जो बूंदें दी जाती हैं बच्चों को ये असल में एक वैक्सीन ही होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन है अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स ये काफ़ी मतलब हाई लेवल पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। डीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के समय की अगर हम बात करें तो वैक्सीन्स को बनाया जाता है काफ़ी बड़े स्केल पे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिसीजेज, जिसका मेन मोटिव यही होता है कि ह्यूमन को बचाना है और अदर एनिमल्स को फ्रॉम सेवरल डिसीजेज, कई सारी बीमारियों से। फिर आ जाता है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी का टॉपिक, ठीक है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एबल होते हैं, योग्य होते हैं फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, जो कि मतलब एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को देते हैं जिससे कि इसकी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेचर, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहे होते हैं इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल से दे रखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट,
किस प्रकार ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो एंड पहेली ने ऐसा ऑब्जर्व करा या फिर देखा कि जो हमारे स्कूल के जो गार्डनर हैं ये खाद बना रहे हैं, यानी कि मैन्योर बना रहे हैं। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट, पौधे के कचरे को इकट्ठा करते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन, अपने आसपास के घरों और गार्डन्स से। दे पुट दैम इन अ पिट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, फिर वो उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं वेस्ट डिस्पोजल के मतलब से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट डीकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, कुछ समय बाद देखा जाता है कि डीकम्पोज हो जाता है और ये मैन्योर बन जाता है। बीजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, बूझो और पहली ये जानना चाहती है ये कैसे हुआ। तो इसका सीधा सा सरल सा आंसर यही है हमारा कि ये जो हुआ ना, ये हमारे बैक्टीरियाज ने करा। कैसे करा वो देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पोर्ट्स। अच्छा, एक्टिविटी करके दिखाई गई है, एक्टिविटी देख लेते हैं एक बारी। टेक टू पोर्ट्स एंड फिल ईच पोर्ट हाफ विद सोइल, दो घड़े लेने के लिए बोला गया और बोला गया दोनों में आधा आधा मिट्टी भर दीजिए। मार्क ए एंड बी, एक के ऊपर ए नाम लिख दीजिए, एक के ऊपर बी नाम लिख दीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पोर्ट ए and things like polythene bag, empty glass bottle and broken plastic toys in पोर्ट बी। ए में कह दिया कि जो प्लांट का वेस्ट है वो डालो और बी में बोला प्लास्टिक ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज वगैरह डाल दो, ठीक है। फोर द समटाइम ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 and 4 वीक। तो भैया 3 और 4 वीक के बाद देखेंगे ना तो हमारा सिर्फ ये दिखाई देगा जो हमारा प्लांट वेस्ट था ना पोर्ट ए के अंदर, इसको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिकम्पोज करके खाद बना देंगे। दिस इज बिकॉज, ये देखो यहाँ दे भी दिया, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टेड दैम इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेज, तो सिंपल सब्सटेंसेज बना दिया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्लास्टिक वगैरह थे इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ और वो ऐसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगले वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कवर करेंगे और अगली वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद हम फूड प्रिवेंशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद इस चैप्टर का एंड करेंगे जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर किसी जगह पे कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक और कमेंट होते हैं इन्हीं से हमारे को मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।